तिरंगा यात्राएं जोरदार चल रही है। जयपुर में हुई, बाड़मेर में हुई, जोधपुर में हुई, बीकानेर में हुई, ऐसे ही कोटा में हो गई, उदयपुर में हो गई, सभी प्रमुख शहरों में हो गई। और अब तो हम अलग अलग, मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा में 2 दिन करी, ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा में भी तिरंगा यात्राएं हो रही है। तो विधानसभा से भी हम नीचे स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, हम बूथ स्तर तक जाने वाले हैं। प्रत्येक बूथ स्तर तक हम तिरंगा यात्राएं करेंगे, यानी हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में भी राष्ट्रभक्ति का एक वातावरण तैयार होना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जब इस देश के अंदर वातावरण बना है तो इसमें कोई पीछे नहीं रहे। श्री गणेश हम कर रहे हैं, शुरुआत हम करते हैं, लेकिन हमारा आह्वान है कि सभी नागरिक, कोई भारतीय जनता पार्टी का है या और किसी भी संगठन का है, सबको इस प्रकार के देशभक्ति के वातावरण में सम्मिलित होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का जागरण अभियान जो चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। हमारा बहुत स्पष्ट सोचना है कि हमारे पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए और विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति चाहिए। और है, जैसा कि हमको देखने को मिला कि जब तनाव की स्थिति हुई थी तो हिंदुस्तान के भी सभी दलों ने एकमुखी होकर के और हमारे नेतृत्व के साथ में कंधे से कंधा लगाकर योगदान देने की बात कही थी। उनको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। और इसी तर्ज पर हमारे नेतृत्व ने भी दुनिया में जो एक संसदीय समिति को भेजा, उसमें भी शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल भेजा जिसमें इवन ओवैसी भी सम्मिलित है, और सबका भी इसमें योगदान लिया कि हमारे देश ने इन परिस्थितियों में जो कुछ भी किया वो हमको करना चाहिए था, वो हमने किया। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना जरूरी था, आतंकवाद को जो संरक्षण देते हैं उनको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। और इसी निमित्त दुनिया में भारत के पक्ष में एक माहौल तैयार करने के लिए संसदीय दल गया है, उसमें हमने और बाकी दलों के सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया। अब मुझे तो चिंता इस बात की है कि अब शशि थरूर गए तो दूसरे उसी दल के नेता कह रहे हैं हमको क्यों नहीं भेजा। अब ये विषय तो उनका है, किसको भेज दिया, किसको नहीं भेज दिया, कौन किस भाषा में किस देश को समझा सकता है। कई क्षेत्रों में अच्छी अंग्रेजी से समझाना पड़ता है, कई किसी द्विभाषी को लेके जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो उसमें चलता है ये सब। इसलिए इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हम राजनीति निरपेक्ष बात करते हैं, हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते। जहाँ संघर्ष की बात होती है, देश की प्रतिष्ठा की बात होती है, उसमें हम कतई राजनीति करने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्र नीति को लेकर के और अपना प्रत्येक अभियान ये हम चला रहे हैं, और इसमें विभिन्न संगठनों का भी योगदान रहा। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में चौथा स्तंभ हमारा मीडिया माना जाता है। तो चौथे स्तंभ का भी उपयोग हम इसी निमित्त करना चाहेंगे कि वो भी इस राष्ट्रभक्ति के अभियान में अपना योगदान दे। और हम चाहेंगे कि प्रत्येक नागरिक जो आज पैदा हो रहा है उसमें भी राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिले, ऐसा काम करना चाहिए। हमने बॉर्डर पर भी और सीमांत क्षेत्रों के दौरे भी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने किए, जो जिसको जहां दायित्व मिला वहां जाकर के सीमा के क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों से जब कुशल क्षेम पूछी तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। बहुत उत्साहित थे वो, कतई भयभीत नहीं थे। और यहाँ तक कि बीएसएफ ने, मैं भी गया था जैसलमेर, बीएसएफ के एक कैंप में गया, वहाँ बीएसएफ ने भी हमारा सम्मान किया और जय हिंद हमको देखते ही नारे लगाए। मुझसे 5 मिनट बोलने के लिए भी कहा गया। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एक सेना भी इस प्रकार से हमारे नेतृत्व का सम्मान कर रही है। उसका एक कारण था, सैनिकों ने बताया कि आम जनता हमारे लिए मंदिर में जाके प्रार्थना कर रही है, और हमारी कुशलता और सफलता के लिए, इन्हें हमारा सैनिक कुशल रहे, हमारा सैनिक अपने अभियान में सफल रहे, इसके लिए मंदिर में भगवान से प्रार्थना करता है। जिस समय सैनिक को ये पता चला तो सैनिक का उत्साह देखते ही बनता है।
उसके मन में ऐसा भाव आया कि इस जनता के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। जनता भी लड़ती है, सैनिक भी लड़ता है, लेकिन जब सैनिक को ये पता चले कि जनता कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो सैनिक का उत्साह बढ़ता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको लगता है कि मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है, तो सैनिक दुगुनी ताकत से अपना लक्ष्य हासिल करता है। तो मैं तो आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि इसमें अपना योगदान दें। आपका भी बहुत बड़ी आपकी भूमिका रही है। आज भी आप पैदल चल करके इतनी लंबी यात्रा जो देखिए, वास्तव में ये विधानसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, उस पर पार्टी को कोई हस्तक्षेप करना नहीं है। कानून का काम करेगा। न्यायपालिका ने जो निर्णय किया और विधायिका जो निर्णय करेगी, उसमें हम लोगों को हस्तक्षेप करना नहीं है। वो जो भी निर्णय करेंगे वो सबको स्वीकार है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर हनुमान बेनीवाल जयपुर में, देखिए हनुमान जी क्या करते हैं, मतलब हनुमान जी का मतलब बेनीवाल जी, बाकी हनुमान जी इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं, कहीं तो मीडिया के सामने बोलते हुए सोचना तो पड़ेगा वो कहीं कल ले ले कि हनुमान जी के बारे में ये कहा, इसलिए वो बेनीवाल जी का मैं बहुत स्पष्ट करूँ। अब वो उचित माध्यम से विषय उठाते नहीं हैं, केवल राजनीति करने का काम ठीक नहीं है। वो जानते हैं कि जिन्होंने परीक्षा दी, जो 32 वर्ष 10 माह 11 माह के हो गए, उनको फिर से अवसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार हो जाएंगे वो, तो उनकी भी चिंता करना पड़ता है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो कानून का काम करेगा, उसमें भी हमको पार्टी पार्टी को कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक सर, जो सांसद हनुमान बेनीवाल होना चाहिए था। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, तभी जाकर के देश समृद्ध होगा, देश विकसित होगा। क्योंकि अराष्ट्रीय भावना किसी के मन में होती है तो ये राष्ट्र के लिए चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए। इसीलिए हमने न बीजेपी का झंडा नहीं रखा, बैनर नहीं रखा, नारा नहीं रखा थे, किसी भी प्रकार का मतलब हमने भी जो, जैसे मैंने भी संबोधन किया तो जनप्रतिनिधिगण, ऐसा नहीं कहा कि कोई पार्टी विशेष का या ऐसा कोई बोल के क्यों नहीं किया। इसलिए हमने सीधा जनप्रतिनिधि, और वो जनप्रतिनिधि सभी पार्टियों के होते हैं। आप संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन में एक बिखराव सा नजर आता है सर, उसको लेके क्या कहेंगे? बिखराव है सर, बिखराव नजर आ रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारा इतना विराट संगठन है, विस्तृत हमारा परिवार है। आज आप देख रहे हैं मंच पर, आपके सामने सबको एक मुखी देख रहे हैं। हमारा संगठन एक मुखी है। अब जो जिस नजरिए से देखेगा, एक व्यक्ति को देखेगा तो उसका उस नजर से देखेगा, वैसा वो उसको दिखेगा। इसलिए सबको साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सब एक मुखी है। सर, हनुमान बेनीवाल ने जो कंट्रोवर्शियल छेड़ी है अभी राजा महाराजाओं के मुख्य, देखिए हनुमान जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। महाराजा सूरजमल जी भूलना नहीं चाहिए, राणा कुंभा को भूलना नहीं चाहिए, राणा सांगा को भूलना नहीं चाहिए, दुर्गादास जी को भूलना नहीं चाहिए, और अपने पृथ्वीराज चौहान को याद रखना चाहिए, अमर सिंह राठौर को याद रखना चाहिए, महाराणा प्रताप को याद रखना चाहिए। ये सब उनको समझ में आ जाएगा जब इतिहास पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे नहीं और केवल ऐसे ही कपोल कल की बात करने से ठीक नहीं है। सर, कल फिर उन्होंने अब वो पढ़ेंगे कैसे? वो मेरी तेरी से भी बाहर नहीं निकल पाते तो पढ़ेंगे कब? इस मामले में सर कल उन्होंने फिर बयान दिया कि मुझे छेड़ा तो तोपे तलवारें चलेगी। चलो, अब उनको कौन छेड़ने की फुर्सत किसको पड़ी है? उनको कौन छेड़ेगा? तुम छेड़ रहे हो नहीं, आप छेड़ रहे हो। हम तो छेड़ ही नहीं रहे उनको। ठीक है।